भाई और बता कैसा है तू? ठीक होगा। अरे तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम इनसे बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस टाइम पे, पर आप सोच रहे होंगे ये तो जिंदा नहीं है, जिंदा अगर मरा हुआ नहीं ना, इट इज फेक। ठीक है, अभी हमें तो ये पता चला ये फेक है, ठीक है भाई। पर अगर कोई भी चीज है, एनीथिंग कुछ भी, हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि भाई ये जो है ये मनुष्य ये जिंदा है मुर्दा? हम कैसे पता लगाएंगे कि मनुष्य जिंदा है मुर्दा? तो यही चीज आज हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे पता चलाएंगे, ठीक, कैसे पता चलेगा हमें। ओके, सो इसी के बेसिस पे हम एक चैप्टर करने वाले हैं, लाइफ प्रोसेसेस। ओके, क्या करने वाले हैं? लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस मैंने सोचा कि इसका वन शॉट बनाते हैं, पर वन शॉट विल नॉट बी पॉसिबल। क्यों? मैं तो बना रहा हूँ वन शॉट, आई कैन टीच 5-6 घंटे, आई कैन टीच एंड आई कैन टीच इट। पर तुम दो एक घंटे की वीडियो तो देखते नहीं हो, 5 घंटे देखते, हमें नहीं दिख रही है, ऐसे करके भाग जाओगे। ठीक है, तो उसमें क्या फायदा होना? तो एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे इसमें, ऐसे नहीं कि एक टॉपिक ये पढ़ा। जैसे इसमें कुछ पार्ट्स है, वो बताता हूँ मैं क्या क्या है, कि किस बेसिस पे वीडियो रहने वाली है। तो अभी पहले देख लीजिए, चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस, क्लास 10th का चैप्टर है ये। व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ प्रोसेस? द बेसिक and essential process performed by an living organism is known as life processes. नहीं, wait, इसमें एक पॉइंट मिस हो गया। The basic and essential processes which are performed by living organisms to sustain, ठीक है, to sustain, वो बीच वाली लाइन में दोबारा लिख रहा हूँ, मेरी गलती से मिट गई, to sustain and maintain their life. So the basic and essential processes performed by a living organism, by a living organism to sustain and maintain their life. ठीक है, तो बेसिक एंड एसेंशियल प्रोसेसेस। अब तुम सोच रहे होगे कि भाई हमारे लिए तो बोलना बेसिक एंड एसेंशियल प्रोसेस है, तो वो तो लिविंग है भाई, लिविंग आदमी, तो ये लाइफ प्रोसेस में आएगा नहीं। अब जैसे ये है, कोई भी टॉय होता है, हमको पता है, अब इसमें ये होता है कि देखो बोल तो ये भी रहा है, पर डिड इट मीन कि ये हमारा क्या है ये लिविंग है? नहीं। अगर कोई पर्सन है तो ये वो बोल नहीं सकता, तो क्या हम उसको लिविंग कंसीडर नहीं करेंगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो इस फैक्टर पे हम नहीं बता सकते। तो कौन से फैक्टर होंगे? तो लाइफ प्रोसेसेस में 5 प्रोसेस आती है। पहली हमारी आती है न्यूट्रिशन, सेकेंड हमारी आती है डाइजेशन न्यूट्रिशन के अंदर ही आती है। ठीक है, एक्सक्रीशन, रुक जाओ, फॉर्मेट में लेके चलते हैं। ठीक है, फॉर्मेट में लेके चलेंगे फिर आएगा समझ। ये न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, 4 प्रोसेस होती है, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। भाई स्पेलिंग अपना देख लेना, मेरी स्पेलिंग गलत होती है, आई नो, डोंट फोकस ऑन स्पेलिंग्स। ठीक है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन एंड एक्सक्रीशन। तो इनके बेसिस पे वीडियो बनेगी। तो पहली हमारी वीडियो रहने वाली है न्यूट्रिशन की बेसिस पे। टेंशन मत करो, इतने छोटे टॉपिक नहीं है, ठीक है, इतने छोटे टॉपिक नहीं है जितने तुम सोच रहे हो।
कि हाँ भैया अरे यार न्यूट्रिशन 20 मिनट में पढ़ लेंगे, 20 मिनट इतना छोटा नहीं है। पर डरने की बात नहीं है जब हम हैं साथ, डरने की क्या बात है। और साथ साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आल्सो आई विल टेल यू कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले, इसमें से क्या क्या आ सकते हैं। तो पहला हमारा होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के ऊपर वीडियो है। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ obtaining the process of obtaining and utilizing the food is known as life process, sorry, nutrition, life process, nutrition as nutrition। देखिए द प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस जो हम परफॉर्म करते हैं टू ऑब्टेन, ठीक है, द प्रोसेस जिसमें ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग द फूड होता है। ऑब्टेनिंग यानी लेना फूड को, ऑब्टेन करना, यूटिलाइजिंग यानी उसको यूटिलाइज करना कि भाई फूड ले रहे हैं, फूड को निकाल देंगे ऐसे कैसा, हमारे बॉडी को तो कुछ लगा ही नहीं, तो यूटिलाइज भी होना चाहिए वो। जैसे आपका एक फोन है, ठीक है, आप वो ऐसे ही रखा ठीक है, रखा रह रहा है, तो उसका कुछ काम थोड़ी ना है, तब तक आप उसको अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे, ठीक है। सो यूटिलाइज करना फूड को is known as nutrition. The process of obtaining and utilizing the food is known as nutrition. और अब ये जो प्रोसेस होगी वो किनके द्वारा होगी? वो होगी by living organisms. अब इस सारे पॉइंट को इंक्लूड करके जो डेफिनेशन है, द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म obtain and utilize the food is known as nutrition. अब लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों यूज किया हमने? क्योंकि अगर मान लो एक वो है, एक जानवर है, ठीक है, वो लिविंग था, चलो ठीक है, पर मरने के बाद थोड़ा खाता रहेगा वो, ठीक है, मरने के बाद थोड़ा खाएगा, तो इसलिए लिविंग, स्पेसिफिकली लिविंग। कोई मरा हुआ जानवर कुछ खा सकते हैं? बताओ भाई, खा सकते हैं कुछ? नहीं ना, इसीलिए। वेट अ मिनट, लेट मी ड्रिंक वाटर। अब देखिए, ये ठीक होगा, ये ठीक हो गया, परफेक्ट। अब वर्ड है भाई फूड। फूड बेसिकली जो आप समझ रहे हो वही फूड है और कुछ कोई ऐसा फूड नहीं है, ठीक है। फूड यानी जो खाते हैं। अब इसके कंपोनेंट्स होते हैं, 4 कंपोनेंट्स होते हैं, 5 कह लो, अभी मैं 4 ही लिख रहा हूं, 2 को एक साथ लिख देते हैं। पहला हमारा है फैट्स, फिर कार्बोहाइड्रेट्स, फिर हमारा प्रोटीन, फिर हमारे विटामिन्स एंड मिनरल्स। अलग से लिखना चाहो नहीं तो इसमें लिख दो मिनरल्स। तो ये हमारे क्या होते हैं? कंपोनेंट होते हैं ऑफ फूड। चलिए, क्लियर? ये समझ आया? ठीक है, क्लियर 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 क्लियर, ओके। अब इन्हें न्यूट्रिएंट्स भी बोला जाता है, इन्हें न्यूट्रिएंट्स भी बोला जाता है, इन्हें न्यूट्रिएंट्स भी बोला जाता है। न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन सेम वर्ड है, तो न्यूट्रिएंट्स से ही न्यूट्रिशन आया है, ठीक है, समझ आया? क्लियर? ओके, तो भाई आगे चलते हैं।
स्किप कर लिया करो व्हेन आई एम इरेजिंग बोर्ड, ओके। फिर हमारा आता है न्यूट्रिशन। फिर से न्यूट्रिशन आ गया, अरे भैया रुको जरा। न्यूट्रिशन की हमने डेफिनेशन पढ़ ली, ठीक है। अब न्यूट्रिशन के टाइप्स पढ़ते हैं। अब ऐसी कोई चीज हो सकती है कि जिसके टाइप ना हो, है? पढ़ाई करते हुए तो हर चीज के टाइप होते हैं, इसका टाइप, इसका टाइप, इसका टाइप। हाँ, तो न्यूट्रिशन बेसिकली दो तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक पिट न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉपिक, वेट अ मिनट, स्पेलिंग गलत हो गया, ट्रॉपिक न्यूट्रिशन। भाई स्पेलिंग गलत हो तो भाई इतना ध्यान मत देना, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक देखो न्यूट्रिशन पढ़ लिया हमने कि एक ऑर्गेनिज्म है, वो क्या कर रहा है, फूड इनटेक कर रहा है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो फूड को ऑब्टेन कर रहा है और यूटिलाइज कर रहा है, वो हमारा सिंपल सा न्यूट्रिशन हो गया। कैसे कर रहा है और कैसे कर रहा है वो देखते हैं एक बार, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जो होता है वो प्रिपेयर इट्स ओन फूड बाय यूजिंग सिंपल कंपोनेंट्स जैसे H2O, CO2, ठीक है, और भी सोन, ठीक है। सिंपल कंपोनेंट्स in presence of क्या, sunlight and chlorophyll। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में करने वाले जो प्लांट, ठीक है, अब आगे रहेगा, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल आर नोन एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। उन ऑर्गेनिज्म को बोलता है कि वो ऑटोट्रॉप्स है, वो उस टाइप की न्यूट्रिशन प्रोसेस करते हैं। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन विच, ठीक है, फिर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग सिंपल कंपोनेंट्स लाइक दिस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल एंड दिस, ठीक है। ओके, ऑटोट्रॉप्स की डेफिनेशन पूछ ली जाए, सो द ऑर्गेनिजम्स व्हिच प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग सिंपल कंपोनेंट्स H2O, CO2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। एग्जांपल, ग्रीन प्लांट हो गए, प्लांट्स हो गए, ठीक है, और बताओ, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, क्लियर। अब साइड बाय साइड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ते हैं कि भाई इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which living organisms, ठीक है, मैं एरो क्यों लगा रहा हूँ, आपको एक डेफिनेशन की फॉर्म में लिखना है, मैं एरो इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा ना लिखना पड़े। जैसे यहाँ पे कुछ लिखना पड़े, ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर फूड, ठीक है, तो मैं एरो लगा दे रहा हूँ, ठीक है। आप इसको एक सेंटेंस की फॉर्म में लिखना है, ये मैं समझा रहा हूँ। Living organisms, so it is the mode of nutrition in which living organisms doesn't prepare their own food, खुद का फूड प्रिपेयर नहीं करते, तो क्या होंगे, डिपेंडेंट on autotrophs directly and indirectly for food,
होंगे, देखिए। It is the mode of nutrition in which living organism does not prepare their own food, so they depend on autotrophs directly or indirectly for food. ठीक है, डायरेक्टली यानी सीधा प्लांट से फ्रूट लिया खा लिया डायरेक्टली, और जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं वो क्या करते हैं, पहले वो जानवर है, ठीक है, वो कोई प्लांट प्रोडक्ट खा रहा है या कुछ और खा रहा है, ठीक है, उसे फिर वो इंसान खा रहे हैं, ठीक है। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब हेटरोट्रॉप की एक बार प्रॉपर डेफिनेशन सुन लीजिए। इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन देयर on other organisms for their food because they cannot prepare their own food, ठीक है। यहाँ पे ऑटोट्रॉप्स आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए, नहीं तो अदर एनिमल्स भी लिख सकते हैं, अदर ऑर्गेनिजम्स भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि या तो वो एनिमल खा रहे हैं या तो वो प्लांट्स खा रहे हैं, ठीक है। क्लियर? वैसे ठीक दोनों ही होंगे, ऐसी कोई बड़ी वो नहीं है, दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लियर? ये समझ आया? हेटरोट्रॉपिक एग्जांपल्स हम भाई हो गए, एनिमल्स हो गए, सारे एनिमल्स हो गए, ठीक है। क्लियर? वो आते हैं हेटरोट्रॉप्स में। अब तुम सोचोगे अरे भैया हमारी मम्मी तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आती है क्योंकि वो खाना खुद बनाती है। नहीं, वो क्या करती है, प्लांट से फूड लेती है, उसे पकाती है, मतलब जो भी करते हैं, जो भी प्रोसेस करते हैं, पर वो सिंपल कंपोनेंट से तो थोड़ी ना बना रही है फूड, है ना। अब जैसे आपकी मम्मी पर पानी लिया, CO2 ली, लो बेटा फूड खा लो, है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो वो हेटरोट्रॉप्स में ही आती है, ठीक है। क्लियर? क्लियर? ओके भाई, आई होप सो सभी को समझ आ गया होगा। अब देखिए, अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के भी आगे फर्दर टाइप्स हैं, ठीक है। पहला हमारा है फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो मतलब लाइट, ठीक है। सो ये वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ये वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो फूड प्रिपेयर करते हैं with the help of light energy, ठीक है। ये वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी। क्लियर? इनके एग्जांपल पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हो गया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया तो इसका एग्जांपल होना चाहिए। इसके ऑल प्लांट्स हो गए, ठीक है, सारे प्लांट्स हो गए, एल्गी हो गई, ग्रीन प्लांट्स बेसिकली, ठीक है, एल्गी, यूग्लिना, ठीक है। क्लियर? इज इट क्लियर? चलिए तो भाई ये समझ आ गया। फोटो मींस लाइट, ऑटोट्रॉपिक आपको पता है जो खुद से फूड प्रिपेयर करते हैं। सो लाइट एनर्जी की हेल्प से जो भी फूड प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें बोला जाता है फोटो ऑटोट्रॉपिक। कीमो सेम, सब कुछ सेम रहेगा, यानी जो ऑटोट्रॉप्स जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी, जो केमिकल एनर्जी का यूज करें, लाइट एनर्जी का, वो केमिकल एनर्जी का। इसका एग्जांपल पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। ये समझ आया? आई होप सो सभी को आया होगा, ठीक है। ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप्स हैं, किसके बेसिस पे?
on the basis of which type of energy they use to make food. ठीक है, ये मैंने पढ़ा रखा है वैसे पहले, ये न्यूट्रिशन वाला तो अब तो ये को पढ़ा दिया। मेरा 10th क्लास का नहीं 7th क्लास का जो चैप्टर है वो पढ़ा रखा है मैंने, उसमें आती है एक चीज है, ये तो नहीं आती कीमो फोटो, पर ये हेटेरोट्रॉप्स ये तो आते हैं एटलीस्ट, और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आई विल टेल ऑल दोस थिंग्स, ओके, नो नीड टू वरी, बस भरोसा रखिए, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। चलिए, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के भी, हेटेरोट्रॉप्स के भी कुछ एग्जाम्पल, कुछ टाइप्स हैं। टाइप के बिना जिंदगी क्या भाई। पहला है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन यानी जब एनिमल होल फूड अंदर लेता है, when organism intake whole food, ठीक है, and digest it inside the body is known as holozoic। यानी कि जो होल फूड, ऐसे नहीं कि आधा सेब, भाई आधा तो होल नहीं है, हम मैं नहीं खाऊंगा, मैं पूरा सेब खाऊंगा, नहीं, होल फूड यानी जैसे कि फूड के कंपोनेंट्स होते हैं। अब भाई हम जब फूड खाते हैं तो कंपोनेंट्स में टूट गया, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये टूट गया उसमें। अब उनको अगर कोई एनिमल है कि जो पूरा फूड नहीं खा रहा, बस कार्बोहाइड्रेट ले लिए कहीं से, फैट्स ले लिए, ऐसे करके कुछ ऐसे करके ले लिए, तो वो क्या होगा, वो होलोजोइक, वो होल फूड नहीं होगा, वो होल फूड नहीं होगा, इसलिए पूरा फूड खाते हैं फिर डाइजेस्ट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। क्लियर। इसके एग्जांपल हम हो गए भाई ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, अमोएबा, ठीक है, अमोएबा याद रखना, अमोएबा के बारे में हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। अच्छा चलिए, अमोएबा हो गया। अब सेप्रोफाइटिक, डरने की जरूरत नहीं है, इतने बड़े बड़े नाम से, कि ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग तो डाल दो भाई सब जगह, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो फीड करते हैं, फीड ऑन यानी खाते हैं किनको, डेड एंड डिकेइंग मैटर, कि जो डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करते हैं उनको हम सेप्रोफाइटिक एनिमल्स बोलते हैं। अब ये क्या करता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर को खाता है, पर देखो इनमें एक बेसिक डिफरेंस क्या हो सकता है कि ये जो करते हैं फूड अंदर डाइजेस्ट करते हैं, इनसाइड द बॉडी, ठीक है, पर ये क्या होते हैं, फूड इज डाइजेस्टेड, हे राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, डाइजेस्टेड आउटसाइड द बॉडी। मैं अच्छी राइटिंग में लिख सकता हूं, ठीक है, पर फिर आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए आई एम नॉट राइटिंग। समझ लो, मैं बोल रहा हूं उससे आपको समझ आ जाना चाहिए कि जो फूड, इसमें क्या होता है, फूड बाहर ही डाइजेस्ट हो जाता है, क्लियर, बाहर डाइजेस्ट होता है फिर अंदर आता है इनके, फिर ये इनटेक करते हैं, क्लियर। फिर हमारे आते हैं पैरासाइट। पैरासाइट्स क्या करते हैं, these organisms live on other organism body, और उस अदर ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाता है, होस्ट बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म बॉडी टू फुलफिल द नीड्स, ठीक है, कि ये
ऊपर, मतलब इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन बताओ तो पैरासाइट्स लिव इनसाइड या फिर आउटसाइड अनदर ऑर्गेनिजम्स एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम देम। यानी या तो ये इनसाइड रहते हैं, या तो किसी होस्ट के ऊपर, या तो इनसाइड रहते हैं या फिर आउटसाइड रहते हैं, ठीक है, और अपनी नीड्स सेटिस्फाई करते हैं या फिर टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम देम, उन्हीं से न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। होस्ट समझ आया, यानी अगर मान लो तुम्हारी बॉडी के ऊपर कोई रह रहा है, ठीक है, और वो तुम्हारे ऊपर ही डिपेंडेंट है कि हाँ भाई मुझे थोड़ी तबीयत खराब आज, ठीक है, गर्मी आ चुकी है पर मैंने पंखा नहीं चला रखा, ठीक है। तो हाँ, कम टू द टॉपिक कि जो पैरासाइट्स होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पे रहते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, फीड अपना न्यूट्रिशन, जो भी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है वो उन्हीं से लेते हैं। क्लियर, इज इट क्लियर? अब ठीक है, इनसाइड और आउटसाइड का मतलब, जो इनसाइड रहते हैं यानी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर रहते हैं या फिर ऊपर रहते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं एक्सो पैरासाइट्स और अंदर वाले को बोलते हैं एंडो पैरासाइट्स, ठीक है, यहां तक समझ आया? ओके भाई, इज दिस क्लियर? जैसे इससे बहुत सारे एग्जांपल, हाँ एग्जांपल पूछो तो इसकी भी एग्जांपल मैंने बता दिए थे, नहीं, फंगी हो गया इसका एग्जांपल मशरूम हो गया, ठीक है, एग्जांपल आर इंपॉर्टेंट। और ये पैरासाइट के एग्जांपल लीच, टिक्स, ठीक है, जो जुएं होती हैं आपकी बॉडी के ऊपर। कुछ बच्चे सोचेंगे अरे हमारी बॉडी के ऊपर ऐसा कोई नहीं रहता, कभी कभी जुएं होती है ना, तो वो जुएं हो रही है किसी को, ठीक है, तो वो क्या करती है, बॉडी के ऊपर रहती है और उनसे फूड डिराइव करती है, किनसे, हमारी बॉडी के अंदर से हमारा खून चूसते हैं, खून के अंदर सिंपल कंपोनेंट्स में होता है हमारा फूड, ठीक है, फूड होल फूड नहीं होता, ठीक है, तो ये होल फूड इंटेक नहीं करते, ठीक है। अब इसका एक और एग्जांपल है, ठीक है, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, कसकटा या कस्क्यूटा, जो भी बोलना आपको, हमारा है इसका एग्जांपल एक कस्क्यूटा। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि पूरी दुनिया में ये सिर्फ एक ऐसा प्लांट है जो पैरासाइट है, ये प्लांट है, ये बस इकलौता ऐसा प्लांट है जो पैरासाइट है। इसका हिंदी में नाम क्या होता है, अमरबेल। अमरबेल देखी होगी आपने, पेड़ों के ऊपर ऐसी येलो कलर की होती है या किसी भी कलर की होती है, ग्रीन येलो ब्राउन, ठीक है, तो उसके ऊपर ऐसे जकड़ लेते हैं, पेड़ के ऊपर पूरा लिपट जाती है, उस पेड़ के अंदर से न्यूट्रिशन लेती रहती है और उसको मार देती है, ठीक है। सो कसकटा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है, क्लियर? ओके भाई, फिर वहां आता है सिम्बायोटिक, ठीक है, बेसिकली तो इतना ही पढ़ते हैं पर फिर भी पढ़ लो अगला, सिम्बायोटिक यानी टू ऑर्गेनिजम्स रिलेशनशिप में रह रहे हैं। ऐसा कैसा हो गया, तो क्या हमारे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, हम तो रिलेशनशिप में हैं, हम भी तो सिम्बायोटिक हो, नहीं, देख लो ध्यान से, न्यूट्रिशन की बात हो रही है, न्यूट्रिशन की तुम्हारी बात नहीं हो रही, ठीक है, जो रिलेशनशिप बना के रहते हैं, रिलेशन में रहते हैं, ठीक है, एक म्यूचुअल शेयरिंग, ठीक है, में बना के रहते हैं। जैसे जो रूट्स होते हैं कुछ प्लांट्स की प्लस राइजोबियम, सॉरी फॉर द स्पेलिंग अगर गलत हो तो, रूट्स और राइजोबियम बैक्टीरिया एक म्यूचुअल शेयरिंग में रहते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके, ठीक है, कन्वर्ट करके क्या करता है, रूट्स को देता है। किनकी रूट्स, लेग्यूमिनियस प्लांट्स की रूट्स, ठीक है, तो वो उनको देता है कन्वर्ट करके सिंपल फॉर्म में, ठीक है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके उन्हें दे देता है, फिर ये न्यूट्रिशन इसे दे देता है, तो म्यूचुअल शेयरिंग हो गई, म्यूचुअल रिलेशनशिप हो गया। दीज आर नोन एज सिम्बायोटिक। क्लियर? चलिए भाई, फिर एक और आते हैं इंसेक्टिवोरियस
जगह नहीं बची कहीं पे, यहाँ लिख देते हैं। इन इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स, इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स कह लो इंसेक्टिवोरियस, हाँ प्लांट्स होते हैं कि जो डिपेंड करते हैं इंसेक्ट्स के ऊपर, ठीक है। इनको पार्शियली हेटेरोट्रॉप्स भी बोला जाता है। ये ऑटोट्रॉप्स भी है और हेटेरोट्रॉप्स भी है, यानी ये अपना खाना बना सकते हैं, अपना खाना बना लेते हैं इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स, ठीक है। पर ड्यू टू लैक ऑफ नाइट्रोजन इन्हें खाने पड़ते हैं इंसेक्ट्स, ठीक है। तो खाना भी बना रहे हैं पर बाहर से फूड भी डिपेंडेंट भी है किसी अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ठीक है। तो इन्हें पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स बोला जाता है, ठीक है। एग्जांपल वीनस फ्लाईट्रैप, पिचर प्लांट, क्लियर। तो ये हमारा था हेटेरोट्रॉप्स के बारे में। अब चलते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये एनिमल्स में था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, अब आते हैं न्यूट्रिशन इन, नहीं वैसे दोनों पे था, ठीक है, क्योंकि ऑटोट्रॉप्स तो प्लांट्स भी होते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इन, न्यूट्रिशन है बेसिकली, न्यूट्रिशन के टाइप पढ़ेंगे। अब न्यूट्रिशन की अदर कैटेगरीज पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन कैसे कैसे टेक प्लेस करता है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को पढ़ने से पहले आपको फोटोसिंथेसिस पढ़नी पड़ती है। पढ़नी पड़ती है। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें एक प्लांट लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, सनलाइट की हेल्प से और क्लोरोफिल की हेल्प से और वो सिंपल कंपोनेंट्स की हेल्प से क्या करता है? फूड प्रिपेयर करता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होगी भाई सनलाइट की हेल्प से, ठीक है। पहले तो मीनिंग समझो, ठीक है। मीनिंग, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर समथिंग। यहां तक सभी को समझ आया? चलिए, तो इसमें क्या होता है फोटोसिंथेसिस में रिक्वायर्ड थिंग क्या होती है, ये पूछा जाता है पेपर में कि व्हाट आर द रिक्वायर्ड थिंग्स इन दिस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, कि क्या चाहिए होता है प्लांट को और क्या बाय प्रोडक्ट्स होते हैं या क्या कंसीक्वेंसेस निकलते हैं, क्या चीजें निकलती हैं। तो H2O, CO2, लाइट लिख लो या फिर लाइट एनर्जी लिख लो, और क्लोरोफिल। H2O वो सॉइल से लेता है, CO2 एटमॉस्फेयर से लेता है प्लांट, लाइट एनर्जी सन से लेता है, और क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट से लेता है, ठीक है। अब इसके बाय प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? What are the byproducts? Byproducts होते हैं H2O, CO2 and ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ठीक है। ये भी आएंगे तुम्हारी केमिस्ट्री में, सारी चीजें आएंगी, बैलेंसिंग इक्वेशंस। तैयार हो? 10th वैसे इतनी मुश्किल क्लास है नहीं, ठीक है, 10th मुश्किल क्लास है नहीं, ठीक है। जो भी पहले तुम्हारा 6, 7, 8, 9 में पढ़ा उसी को मिला के दे दिया गया, 9 से इजी है 10th, ठीक है। अब अभी तक कुछ दिक्कत आई इस चैप्टर में? नहीं ना, बस आगे भी ऐसे ही मजा करेंगे, ठीक है। ओके, अब जो ये ठीक है भाई, ग्लूकोज बन गया, पर ग्लूकोज जो होता है वो प्लांट्स के अंदर स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, और एनिमल्स में ग्लूकागन की फॉर्म में स्टोर होता है। अब एक क्वेश्चन आया हुआ जिसके दिमाग में कि भाई स्टार्च की फॉर्म में क्यों स्टोर होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में क्यों नहीं, क्यों एक्स्ट्रा मेहनत करनी? क्योंकि स्टार्च
कंपेरेटिव टू ग्लूकोज। अब सॉल्युबल का मतलब क्या होता है कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, आज का होमवर्क आपका, ठीक है? क्लियर क्लियर, ये समझ आया? अब ये प्रोसेस तो आपने पढ़ ली, ठीक है? इसका मैकेनिज्म भी पढ़ लो। मैकेनिज्म यानी कि हो क्या क्या रहा है, ठीक है? मैकेनिज्म कैसे कैसे हो रही है प्रोसेस। पहले जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। फिर सेकंड स्टेप कि जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में बदल जा रही है। लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदल जा रही है। और क्या हो रहा है, वाटर का जो H2O है वो स्प्लिट हो जा रहा है H2 और O2 में। जो हाइड्रोजन यानी वाटर मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जा रहा है, ठीक है? क्लियर? ये तुम H2O बोला ऐसे थोड़ा ना होता है, O एक ही आना चाहिए था, 2 क्यों आया? ये तुम पढ़ोगे, सब कुछ पढ़ोगे केमिस्ट्री में, ठीक है? क्लियर? ये क्लियर? ये हुआ क्लियर ऐसे तो? चलिए भाई, ओके। फिर आता है कि जो CO2 होती है उसमें जो हाइड्रोजन होता है ऐड होता है। जब ऐड होता है यानी इस प्रोसेस को CO2 में हाइड्रोजन ऐड होता है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? रिडक्शन हो रहा है। किसी चीज में अगर हाइड्रोजन ऐड होता है तो रिडक्शन, उस प्रोसेस का नाम रिडक्शन होता है। क्लियर? ये समझ आया? ये समझ आया आपको? क्लोरोफिल ने सनलाइट एब्जॉर्ब की, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदल दी, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल H2 और O2 में स्प्लिट हो गया, CO2 के साथ हाइड्रोजन मतलब CO2 में रिडक्शन हुई और क्या बन गया? ग्लूकोज। ठीक है, ये समझ आया? अब इसी सारी चीज को मिला के न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में एक इक्वेशन है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है? क्या है? एक इक्वेशन है, CO2 plus H2O gives rise to C6H12O6 plus O6 plus H2O। ये समझ आया? O2 6 नहीं O2, ये मुझे वो वाला याद रहेगा। क्लियर? अब यहाँ पे 6, यहाँ पे 12, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 6 शायद से, ठीक है? अब भाई मैंने क्यों लगाया भाई ये 6? ये होता है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। अगेन ये आप केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 में, ठीक है? अगर हो पाया तो पॉसिबल आई विल टेक दैट चैप्टर आल्सो, ठीक है? पर फिलहाल के लिए पढ़ी। हाँ, और एक कब होता है? प्रेजेंस ऑफ फिल और सनलाइट में, ठीक है? तो कार्बन सॉरी CO2 और H2, ठीक है? CO2 और H2O, ठीक है? क्या हुआ? रिडक्शन हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो गई, रिडक्शन हुआ तो क्या बना? ग्लूकोज बना और ये प्रोडक्ट्स आ गए। ये तो बना था H2O वाटर, CO2 सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया? बाय प्रोडक्ट में ऑक्सीजन O2, ठीक है? CO2 नहीं O2, ऑक्सीजन निकलती है, सॉरी मैंने गलती से लिख दिया होगा, फ्लो बाय प्रोडक्ट्स में ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है? अब ऑक्सीजन और H2 और हाँ ग्लूकोज, ठीक है? ये समझ आया? ये थी वो इक्वेशन, भ्रमण, ठीक है? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नाउ आई विल इरेज दिस, थोड़ी बहुत मेहनत लगा के दिमाग में आगे चल लीजिए।
चलिए अब हमारा आता है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? ये पोर होता है। क्या होता है? पोर होता है जो प्रेजेंट होता है ऑन स्टेम या फिर लीव्स, बेसिकली सरफेस ऑफ लीव्स पे पड़े बोलोगे, जो सरफेस ऑफ लीव्स पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओके, ये पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, पोर लाइक स्ट्रक्चर जो लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, जो हेल्प करते हैं इसमें ट्रांसपिरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में जो हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अगर स्टोमेटा का रोल पूछा जाए, फंक्शन पूछा जाए, तो ट्रांसपिरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है? प्लांट H2O बाहर निकालता है इन पोर्स के थ्रू। अब देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, एवेपोरेशन पढ़ी आपने। एवेपोरेशन में क्या होता है कि वाटर एवेपोरेट होता है, ठीक है, वाटर एवेपोरेट होता है, ठीक है, लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है वाटर। तो ऐसे ही जब गर्मी होती है तो वाटर जो प्लांट के अंदर है वो भी एवेपोरेट होता है, तो वो इन पोर से बाहर चला जाता है। उसी प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, ठीक है। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी CO2 लेना, ऑक्सीजन देना, ऑक्सीजन लेना, CO2 छोड़ना, ठीक है, ये क्लियर। और ये किसकी हेल्प से होता है? जब वो ओपन एंड क्लोज होता है, जब ये प्रोसेस टेक प्लेस करती है, ठीक है। ये प्रोसेस कब टेक प्लेस होती है? जब स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज करता है, ठीक है, क्लियर, ये समझ आया। अब स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, एक मिनट रुकिए गाइस। तो हम क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। हमने स्टोमेटा का वो पढ़ लिया सब कुछ। अब स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा दिखता कैसा है? ए भगवान, इतना बड़ा क्यों बन गया मेरे से? इनको कनेक्टेड दिखाना है। ठीक है, बेसिकली कुछ हो गया ऐसा वाला। आप डोर दिखा दो, ये दिखा दो। ये जो बीच वाला पोर्शन है, इस पूरे को स्टोमेटा बोलते हैं वैसे तो। ये बीच वाला पोर्शन, ये पोर वाला, इससे स्पेसिफिकली स्टोमेटा बोला जाता है। ये हमारा स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा का डायग्राम बनाना है तो आपको ऐसे ये नहीं बना के आना, पूरा बनाना है, ठीक है। ये हमारा स्टोमेटा होता है, ये ओपन एंड क्लोज होता है, ठीक है। ये हमारे दोनों होते हैं गार्ड सेल। कौन से दोनों? ये वाला और ये वाला, ये दोनों गार्ड सेल होते हैं। अब जो मैंने इनके अंदर ये बनाए हैं, इनको डॉट बना लो बड़ी बड़ी, आपकी मर्जी। ये हमारे ऑर्गेनेलिस, ये भाई सेल है ना, सेल, तो सेल के अंदर ऑर्गेनेलिस तो होंगी, तो नेम कर दोगे ऑर्गेनेलिस, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, ऐसे नेम कर दीजिए। ये बाहर क्या बनाए हैं मैंने? ये हमारे हैं सब्सिडरी सेल्स। नहीं लिख के आओगे तो फिर भी नंबर मिलेंगे, जरूर नहीं है, वैसे नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। ये हमारे होते हैं वैसे सब्सिडरी सेल्स। क्या होते हैं? सब्सिडरी सेल्स होते हैं, क्लियर। अब ये हमारा स्टोमेटा का डायग्राम है, पर कैसे स्टोमेटा का? ओपन स्टोमेटा का। ओपन है ये स्टोमेटा। अब क्लोज वाले का बनाएंगे। देखो डायग्राम थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्लोज नहीं, छोटा ही बनाया जाता है मेरे से, बड़ा तो नहीं बनता मेरे से क्लोज वाला। थोड़ा सा स्पेस दिखा देना है, ये थोड़ा सा बीच में ऐसे, ये बिल्कुल ऐसे चिपका दिया। ये हमारा होता है स्टोमेटा। आगे
ये उसी साइज सेम साइज के बनेंगे दोनों, पर मेरे से बनता नहीं है कभी ऐसे सेम साइज का, ठीक है। अगेन द सेम थिंग्स, गार्ड सेल, सब्सिडरी सेल्स। अब भाई फर्क क्या होता है ओपन स्टोमेटा और क्लोज स्टोमेटा में? ऐसा होता कब है भाई? जब वाटर स्टोमेटा से मतलब गार्ड सेल से बाहर चला जाता है। ये हमारा गार्ड सेल है, गार्ड सेल है। जब वाटर H2O गार्ड सेल से बाहर चला जाता है तो क्या होता है? गार्ड सेल श्रिंक हो जाता है, और गार्ड सेल श्रिंक होने के बाद स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, ठीक है। इस केस में क्या होता है कि वाटर अंदर जाता है। क्या होता है? वाटर अंदर जाता है किसके? गार्ड सेल के। अब जब वाटर गार्ड सेल के अंदर जा रहा है तो गार्ड सेल स्वेल अप हो जाता है, और गार्ड सेल जब स्वेल अप होता है तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है। तो अगर इन गार्ड सेल में से अगर हम पानी निकाल दें तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, और इसमें अगर पानी डाल दें तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये समझ आया? उसमें से इन गार्ड सेल में से वाटर बाहर चला गया, इसलिए वो क्लोज स्टोमेटा हो गए। इन गार्ड सेल के अंदर पानी आता है, इसलिए वो ओपन होते हैं, ठीक है। तो प्लांट की नीड के अकॉर्डिंग ये ओपन एंड क्लोज होते रहते हैं, क्लियर। अब जो ये प्रोसेस है पानी बाहर आने का, इसे बोलते हैं एक्सोओस्मोसिस यानी पानी बाहर जा रहा है, सेल श्रिंक हो रहा है। एंडोओस्मोसिस यानी ये वाली प्रोसेस, एंडोओस्मोसिस में सेल स्वेल अप हो जाता है, पानी अंदर जाता है, ठीक है। समझ आ रहा है? आ रहा है समझ? ठीक है, तो भाई चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्टोमेटा का आई होप सो क्लियर हो गया होगा आप सभी को। आई हैव गिवन माय 100% टू क्लियर टू मेक यू दिस टॉपिक क्लियर। कोई फिर भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, नहीं तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन डेजर्ट प्लांट्स। यहाँ पे डेजर्ट लगा दीजिए, ठीक है। न्यूट्रिशन इन डेजर्ट प्लांट्स। डेजर्ट प्लांट्स में क्या होता है? दो चीजें पढ़ेंगे हम, एक नाइट वाली कि नाइट के टाइम पे क्या होता है, और एक डे वाली, ठीक है। अब डे के टाइम पे जो स्टोमेटा होता है वो क्लोज होता है, क्यों? क्योंकि भाई बहुत हॉट टेम्परेचर होता है, और अगर वैसा ही हमने टेम्परेचर रखा तो क्या होगा? टेम्परेचर हाई होने की वजह से प्लांट का जो पानी है ज्यादा एवपोरेट हो जाएगा, प्लांट के पास पानी बचेगा ही नहीं, तो इसलिए वो अपने स्टोमेटा क्लोज रखता है। नाइट के टाइम पे वो अपने स्टोमेटा ओपन कर लेता है, क्यों? क्योंकि उसको ट्रांसपिरेशन और ओपन मतलब गैस एक्सचेंज भी तो करना है, ठीक है। अब डे के टाइम पे क्या होता है? डे के टाइम पे वो एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को, और कन्वर्ट करता है मैलिक एसिड इंटू ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है मैलिक एसिड को, क्योंकि उसी समय तो लाइट मिल रही है, तो मैलिक एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, क्लियर। और जो ग्लूकोज होता है हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है। अब देख लीजिए, पहले नाइट वाला पढ़ते हुए। CO2 एंटर होती है पोर्स से, H2O लेता है वो, ठीक है, कहां से? रूट्स में से, ठीक है, और फॉर्म करता है क्या? फॉर्मेशन ऑफ मैलिक एसिड। मैलिक एसिड क्या है? एक इंटरमीडिएट है, ठीक है, ये भी आप पढ़ोगे व्हाट इज इंटरमीडिएट्स, ओके। तो मैलिक एसिड एक इंटरमीडिएट है,
क्लियर? ये सारी चीज रात को हो रही है। अब दिन में लाइट एनर्जी की हेल्प से उसी मैलिक एसिड जो स्टोर हुआ है उसे क्या कहते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। ये समझ आया? क्लियर? एक बार अच्छे से मैं बता दे रहा हूं। स्टोमेटा ओपन है, ओपन था, CO2 और H2O एब्सॉर्ब कर लेंगे, क्या बना? मैलिक एसिड बना। मैलिक एसिड वैक्यूल्स में स्टोर हो गया। वैक्यूल्स की स्पेलिंग मार देती मैं, इतना गंदा हूं कि गंदे से गंदा, इतना गंदा जितना गंदा आप सोच सकते हो ना उतना गंदा हूं स्पेलिंग्स में। पता नहीं क्यों मेरी स्पेलिंग पल्ले नहीं पड़ती, इतनी गंदी स्पेलिंग मिस्टेक्स इतनी होती है मेरे से, इसलिए इंग्लिश में अब सबसे ज्यादा नंबर। स्टोमेटा ओपन, CO2 H2O आया प्लांट के अंदर, उसने एब्जॉर्ब किया CO2 H2O, मैलिक एसिड में कन्वर्ट किया, वैक्यूल्स में वो स्टोर हुआ, ठीक है, रात के टाइम पे। फिर एट डे, ये सारी नाइट को हुई है सारी चीजें, फिर डे में क्या हुआ, मैलिक एसिड को कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है, मैलिक एसिड को सनलाइट की हेल्प से कन्वर्ट कर दिया किसमें, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है। जल्दी से बताइए, देखते हैं किन किन बच्चों को याद है कि ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, कौन कौन ध्यान लगा रहा है। ग्लूकोज यानी फूड में हमारा बन जाता है, और ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है प्लांट के अंदर, स्टार्च में। क्लियर? इज दिस क्लियर? ये था हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के अंदर, ठीक है, इतना ही था, इतने इसमें से क्वेश्चन आते हैं। Sorry guys. आज मुझे जुकाम हुआ है, वैसे कब नहीं होता मुझे जुकाम। न्यूट्रिशन एंड अमीबा या अमोइबा, क्लियर? अमोइबा देख लीजिए बार, अमोइबा का डायग्राम बनाते हैं। अमोइबा क्या होता है, कैसा होता है? पहले अमोइबा यूनी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है हमारा, यानी सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म। अब हमने अमोइबा एक पहले भी पढ़ा था, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। तो फूड इज डाइजेस्टेड इनसाइड द बॉडी ऑफ अमोइबा। अब कैसे होता है वो देखते हैं। ये अमोइबा है या अमीबा, जो भी कहना चाहो, ठीक है। अमीबा है ये, ठीक है भाई, ये हमारे साथ क्या है, न्यूक्लियस है ये वाला, ठीक है। ये क्या करता है, मान लो ये फूड पार्टिकल, ये हमारा फूड पार्टिकल है, यूनिसेल्युलर है तो छोटा होगा, तो फूड पूरा नहीं होगा, फूड पार्टिकल्स होगा। फूड पार्टिकल है, इसके बाद क्या हुआ, वो फूड पार्टिकल के पास गया, मान लो ये फूड पार्टिकल था, वो उसके पास गया और उसने अपनी स्किन को ऐसे कर लिया, वो अपनी स्किन को चेंज कर सकता है। ये उसकी, ये भी एक पॉइंट लिख लेना कि उसकी फ्लेक्सिबल स्किन होती है, ठीक है। और जो ये दो दिख रहे हैं ना आपको, ये इन्हें बोला जाता है सूडोपोडिया, ठीक है, सूडोपोडिया, ठीक है, क्लियर? अगेन न्यूक्लियस, फिर अब उसने क्या कर लिया, अंदर ले लिया फूड पार्टिकल। इसी
कोई फिक्स शेप नहीं होती, ये भी लिख सकते हैं आप इसके पॉइंट में, ठीक है। अब अंदर ले लिया, ये क्या बन गया, ये बन गया फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल बन गया। इसमें फूड डाइजेस्ट होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स की हेल्प से डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है भाई, फूड हो गया भाई डाइजेस्ट, ये भाई फूड डाइजेस्ट हो गया, सिंपल फॉर्म में आ गया। कुछ इसने एब्जॉर्ब कर लिया, ये हमारा क्या बच गया, वेस्ट पार्टिकल बच गया, वेस्ट जो गया वो बच गया, ठीक है। अब अगेन चंगा भैया, अगेन उसी शेप में तो नहीं, मतलब अगेन इसने फूड को बाहर, फूड वेस्ट पार्टिकल को बाहर फेंक दिया। ये हमारा क्या है, ये डाइजेस्टेड फूड है, ये हमारा डाइजेस्टेड फूड है, ये हमारे वेस्ट पार्टिकल्स हैं। क्योंकि डाइजेस्टेड फूड में से जो उसने डाइजेस्ट करके लिया वो यहां ले लिया, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, यूटिलाइज कर लिया उसे, और जो वेस्ट बच गया उसे बाहर फेंक दिया। तो ये थी पूरी प्रोसेस अमीबा के अंदर कैसे फूड इनटेक होता है। अमीबा विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया फूड को अंदर लेता है ड्यू टू बाय एक्सटेंशन, और ये किस सेल से होता है, बाय एक्सटेंडेड उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इसे सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है, ठीक है। ये तो पता ही होगा, सेल की मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। वो कैप्चर करता है फूड को, फूड वैक्यूल में लेके जाता है, उसे डाइजेस्ट करता है, ठीक है। फिर अनडाइजेस्टेड फूड बाहर फेंक देता है, कहां से भैया, अपने बाहर फेंक देता है फूड अपनी बॉडी से, क्लियर। ये था न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है। मैंने बता दिया है, साथ साथ जो मैं बोल रहा हूं उन्हीं से डेफिनेशन फॉर्म कर लीजिए। ये फ्लो चार्ट याद रख लीजिए, ठीक है। ये डायग्राम या फिर इसका फ्लो चार्ट बना लीजिए जो मैंने अभी बताया, ठीक है। उसकी हेल्प से आप क्या करना, पेपर में डेफिनेशन लिख देना। अगला हमारा टॉपिक आता है न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। क्लियर भाई, पैरामीशियम ये हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन प्रिपेयर करता है, और यूनिसेलुलर, ये भी यूनिसेलुलर होता है। अब इसके पास कोई भी फिक्स्ड शेप और सर्टेन, ठीक है, इसके पास कोई फिक्स्ड, इसकी एक फिक्स्ड शेप होती है, ठीक है, इसके पास फिक्स्ड शेप होती है, यूनिसेलुलर होता है, और इसके पास सर्टेन हेयर होते हैं, ठीक है, सर्टेन हेयर्स होते हैं, हेयर होता है उसकी बॉडी के ऊपर, सर्टेन हेयर्स होते हैं उसकी बॉडी के ऊपर, ठीक है। लाइक स्ट्रक्चर्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर वो होता है उसकी बॉडी के ऊपर, जिसे सीलिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सीलिया बोला जाता है। वो सीलिया क्या करते हैं, अच्छा मैं एक बार डायग्राम बना दूं, डायग्राम की हेल्प से ही आपको समझ आएगा। पैरामीशियम का डायग्राम, ये इसमें ऐसे कुछ दिखा दो। ये हमारी होती है ओरल कैविटी, ओरल कैविटी से क्या है, माउथ ही होता है, ये किसका, पैरामीशियम का। ये हमारा होता है एनल पोर, इसे एनल पोर बोला जाता है, ठीक है। फिर इसके अंदर ऐसे ऐसे कोई पार्टिकल्स दिखा दो, ठीक है। ये आपका डायग्राम हो गया पूरा, ठीक है। और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, सीलिया, इन्हें सीलिया बोला जाता है।
मान लो फूड पार्टिकल इसके कांटेक्ट में आया तो सीलिया क्या करते हैं, इसको पुश करते हैं, पुश करते करते यहाँ ले गए, फिर से यहाँ ले गए और ओरल कैविटी के अंदर इसे पुश करते हैं। ओरल कैविटी से क्या होता है देखिए, सीलिया पुशेस फूड एयर टू ओरल पोर, ओरल पोर या ओरल कैविटी नहीं ग्रोव बोलते हैं इसे, ठीक है, ओरल ग्रोव होती है हमारी, ठीक है, ओरल ग्रोव याद रखना, कैविटी मत लिखा ना, मैंने गलती से लिख दिया, ओरल ग्रोव, ठीक है, ये ओरल ग्रोव हो गई हमारी, इसके तरफ पुश करते हैं, फिर फूड गेट डाइजेस्टेड, फिर इस ओरल ग्रोव से वैक्यूल में फूड जाता है, वैक्यूल दिखा दीजिए किसी को, ठीक है, फूड जाता है, फूड वहां पे डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होता है और डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब कर लिया जाता है किसके द्वारा, साइटोप्लाज्म के द्वारा, साइटोप्लाज्म के द्वारा डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और अनडाइजेस्टेड फूड एनल पोर से बाहर फेंक दिया जाता है, ठीक है, क्लियर, ये समझ आया, यानी सीलिया पुशेस द हेयर टुवर्ड ओरल ग्रोव, ओरल ग्रोव वैक्यूल में भेजता है, वैक्यूल में फूड डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्टेड फूड साइटोप्लाज्म के द्वारा एब्जॉर्ब होता है और अनडाइजेस्टेड यानी वेस्ट जो बचा उसे एनल पोर के पास भेजा जाता है, एनल पोर से फिर वेस्ट फूड बाहर फेंक दिया जाता है, क्लियर, ये यहां से यहां तक क्लियर हुआ, ये वेस्ट है, क्लियर, ये था बेसिकली पैरामीशियम में, ठीक है, इसको प्रॉपरली पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, अमीबा वाला इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैसे, ठीक है, तो पढ़ने दोनों चीजें आपको, ठीक है, फिर हमारा आता है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स या फिर ह्यूमन बींग्स बोल लेंगे अभी, अगला नाम आता है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, नहीं, अब हम पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, किसके अंदर, ह्यूमंस के अंदर हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, ह्यूमंस के अंदर पढ़ते हैं, क्लियर, न्यूट्रिशन में पहले तो आप जान लीजिए ह्यूमन जो होते हैं वो न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है, अब देखिए न्यूट्रिशन पता है सभी को क्या होता है, ह्यूमंस न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन की प्रोसेस फॉलो करते हैं, न्यूट्रिशन में बेसिकली आते हैं कुछ स्टेप्स, 5 मेन प्रोसेसेस आती है न्यूट्रिशन के अंदर, ठीक है, इन ह्यूमंस, पहला आता है इंजेक्शन, फिर हमारा होता है डाइजेशन, देखो डाइजेशन आ गया ना, फिर हमारा होता है एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ये सब होते हैं ना, पहले तो एसिमिलेशन और इजेशन, अब मैंने जब आपको शुरू में बताया था लाइफ प्रोसेसेस क्या क्या कंटेन करती हैं, तो उसमें एक्सक्रीशन था, आप सोच रहे हो सुबह सुबह जो आप काम करते हो उसे एक्सक्रीशन बोला जाता है, नहीं, इजेशन होती है वो प्रोसेस, ठीक है, वेस्ट को बाहर निकालना अपनी बॉडी से, क्लियर, तो बेसिकली न्यूट्रिशन में ये स्टेप्स होते हैं, पहले इंजेशन यानी फूड को अंदर लेना बकल कैविटी से, फिर डाइजेशन, उस फूड को डाइजेस्ट करना, फिर उस फूड में से जो भी डाइजेस्ट होके बचा उसे एब्सॉर्ब करना, ठीक है, और उसे एब्सॉर्ब करने के बाद एसिमिलेशन, ये 4th स्टेप हो गया ना, एसिमिलेट करना, ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम, ठीक है, एसिमिलेशन यानी रेक्टम में जब फीसेस स्टोर होती है उसे एसिमिलेशन
सफोकेशन मोड आ जाता है, और इजेशन यानी जब NS से बाहर फेंक दिया जाता है। ठीक है, क्लियर? तो इन्हीं प्रोसेसेस को एक बार में पढ़ेंगे हम, एक बार में या वन बाय वन विल रीड देम। कितनी देर की होगी ये वीडियो कि मैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस अगली वीडियो में पढ़ाऊं? बताइए जरा। बता दीजिए। अब इतना भी क्या शर्माना, हम तो आपके ही हैं, मतलब अपने ही हैं हम तो। वैसे है तो ये बड़ा और ये टाइम भी लेगा और मुझे अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा, और अभी आई थिंक सो आज के लिए काफ़ी है इतना। ठीक है, एक वीडियो में इतना ज़्यादा मत पढ़ो तुम। ठीक है, क्लियर? ठीक है, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है आज, तो ये वाला हम टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर इस टॉपिक पे बेसिकली वीडियो बनाएंगे हम, उसमें पढ़ेंगे, फिर और वीडियो रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन उन पे बनेगी। ठीक है, ये अच्छा बड़ा टॉपिक है, इसीलिए मुझे अलग वीडियो में करवाना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आते हैं बहुत सारे। ओके, सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।